अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 11 जून 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बजट आ चुका है। अल्फाजों का गोरख धंधा। मेरे साथ ताहिर महमूद साहब तो इस वक्त मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर एक टास्क फोर्स बनाई थी या कोऑर्डिनेटर के इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीफ थे और सारे वो क्या कुछ करते रहे। लेकिन आज एक स्पेसिफिक इशू पे बात करनी है, लेकिन मैं बजट में बात किए बगैर रह नहीं सकता। ये बजट IMF का बजट है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद कोई नहीं। मैं एक ट्वीट आया था, ट्वीट में मैं जो लिखा वो बता रहा हूँ। जो 27 रुपए शहरी के लिए मुकर्रर कर दिए सेहत के लिए और तालीम के लिए 54 रुपए, ये सिर्फ बताने के लिए। और मजीद किस्त देने के लिए जो है ना सख्त शराइत रखी है IMF ने। और इससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। जो बजट पेश किया गया है इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होना, ये मैं बता दूं। और विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी में इजाफा, ये आपने सब देख लिया। इजाफी टैक्स की बातें आ चुकी हैं, ये सारा कुछ आपने देख लिया। जो जो रिलीफ है अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम था, वो सारा इनको बढ़ाने या इस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें जो हम देख रहे हैं। जो और टैक्स रेवेन्यू का जो हसूल रखा हुआ है वो 72 खरब रुपए रखा है, 50 अरब रुपए, जो 61 खरब रुपए से जायद है। इसका मकसद रेवेन्यू के अहदाफ को पूरा करने के लिए माली साल 2023 के बजट में 400 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्सों का नफाज होगा। और आमदनी आदमी की बढ़नी नहीं है। लोकल प्रोडक्ट सारी आप देख चुके हैं तो वो कहां से कहां जा चुकी हैं। ये गोरख धंधा है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं होना, महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, डॉलर नीचे आता मुझे नजर नहीं आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिस्पैरिटी है वो सामने रहनी है। आपका बजट खसारा तो यानी बहुत बुरा हाल होना है आपका। आपकी सोच और आपके वहम गुमान में नहीं है कि बातें किस तरफ चल रही हैं और क्या होगा। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें देखिए जहां से गई हैं, पकड़ी ही नहीं गई। इमरान खान के दौर में कम से कम एटलीस्ट ये था, उन्होंने कोविड के दिनों भी इकोनॉमी को सहारा दिए रखा, उन्होंने इंडस्ट्री चलाई रखी। वरना यहाँ तो हाल तक इंडस्ट्रियां बंद करने के लिए, ताले लगाने के लिए उस वक्त की अपोजिशन और आज के सो कॉल्ड हुक्मरान थे जो हर तरह से लगे हुए थे। ठीक है ना जी। और कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई मुझे नजर नहीं आती हैं। मुझे नजर यही आ रहा है कि बहुत बुरा हाल होना है। कौम का इस बजट के मनफी असरात बहुत ज्यादा है। लॉलीपॉप भेजने के लिए बात करते रहेंगे। मैं एक बात बताता हूँ कि ये इंतजार कर रहे हैं सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन का। ज़िमनी इलेक्शन में अगर ये जीत जाते हैं तो ये हुकूमत में रहेंगे, अगर ये हार जाते हैं तो हुकूमत, और कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीटें ले जाएगी। 20 की 20 सीटें इन्हीं की हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो सारी की सारी ले जाएगी। अगला जो मामला अहम इशू है वो हमजा शरीफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक कार्रवाई, हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। 27 जून को नोटिस जारी कर दिए, स्टे नहीं जारी किया। जस्टिस जो है ना इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने इस पे स्टे नहीं दिया। ये मैं फिर बताता चलूँ। तस्दीक शुदा दस्तावेज लिखाने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली जस्टिस अमजद रफीक है। और मियां असलम की दरखास्त पर पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया था। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दीगर खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। दौरान पुलिस रेड और रास्ता करने पर सेशन कोर्ट से, इसी तरह इंसाद दहशतगर्दी की कोर्ट में तोड़ फोड़, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने और अहम केस में अहम पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार करने से रोक दिया। 17 जून तक जमानतें मंजूर कर ली हैं और मुलजमान में नाम बहुत आई हैं। थाना शादरा और गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। अबर गुल खान जो है ना इंसाद दहशतगर्दी जज, उन्होंने केस की समाअत की है। ये उसमें दहशतगर्दी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट आ चुकी है। दहशतगर्दी काम बनी, हर वाकया दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता कि दहशतगर्दी के जुमरे में ये ज्यादती है और अदालतें इस पर बिला वजह डिले करती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। ये मामले डिले करने वाले नहीं है। इसको फौरी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। फैसला आप देखें इन अदालतों के पास है और अदालतें आपको पता कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होती रहती हैं किसी ना किसी शक्ल में। बजट की मैंने भयानक शक्ल में ज्यादा नहीं बयान करना चाहता। बहुत खतरनाक नताइज आपके सामने आने वाले, इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। लेकिन एक बड़ा अहम इशू है
और ताहिर महमूद साहब ने और बहुत इनकलाबी इकदाम इमरान खान साहब के दौर में किए। एग्जिम बैंक वाला मामला जरा उनसे समझते हैं कि वो है क्या और इससे मुल्क को क्या फायदे होने हैं। जी ताहिर महमूद साहब। जी, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंकिंग का हिस्सा है। हर मुल्क का एक तरीकाकार है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटी का देना। तो 90s में जब इंडिया ने ये शुरू किया था तो उसके बाद उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा था। तो मेरा जो फर्स्ट वीक था अपॉइंटमेंट का एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, मैंने मल्टीपल डायरेक्शंस के ऊपर नज़र रखने की कोशिश की, और उसमें एक था एक्जिम बैंक, जो 13 साल से ये फाइल पड़ी हुई थी और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और जो प्रेसिडेंट थे इरफान बुखारी साहब, ही वांटेड टू डू समथिंग, ही वाज वेरी वेरी एम्बिशियस, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था हाउ टू सॉल्व। तो 90 मिलियन की इक्विटी थी जो गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, और एक्जिम बैंक इस फैसिलिटी को बनाने के लिए लॉ मेकिंग चाहिए, या ऑर्डिनेंस चाहिए या एक एक्ट चाहिए। ऑर्डिनेंस होता है 6 मंथ्स का, और उसमें एक्जिम बैंक का जो जो प्रोसेस है क्रेडिट फैसिलिटी का, वो स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए एक्ट का होना ज़रूरी था। तो ये फाइल फिर मैंने ऑनरेबल एक हमारे वहाँ पे सेक्रेटरी साहब थे, उनसे वो फाइल ली, और फाइल लेने के बाद इसमें हमने कुछ 4-5 दिन लगाए, और फिर शौकत तरीन साहब ने भी उसको देखा, और मैं थैंकफुल हूँ कि हर आदमी ने मेरे साथ वहाँ पे कोऑपरेट किया, और वो चीज़ें जो मुल्क की इंटरेस्ट में है उसमें एक्जिम बैंक का होना बहुत ज़रूरी था। तो वो 90 मिलियन की जो इक्विटी थी, उसको 270 मिलियन यूएसडी क्रेडिट फैसिलिटी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए मरतब करनी थी। यानी 90 मिलियन को हम आगे री इंश्योर किया, री इंश्योर करने के बाद वो 270 तक हमें मिल गया सिलसिला। नेक्स्ट स्टेज ये थी कि इसकी लॉ मेकिंग हो, लॉ मिनिस्ट्री भी इसको देखे, फिर कैबिनेट जो कमेटी है वो भी देखे। तो कैबिनेट कमेटी से इसको पास करवाया, पास करवाने के बाद फिर आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्ट पास करना था। तो ये मुल्क के इंटरेस्ट में था, तो इसमें जितना काम हुआ इट्स वंडरफुल। और उससे मैंने तो ये भी कह दिया था कि वी कैन यूज सम न्यू मेथड, हम 2 बिलियन तक लेके जा सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, अब मजीद इक्विटी डाले बगैर, यू नो। तो ये एक इंडस्ट्रियल मूव थी, ताकि दुनिया के ऊपर रिवाज है कि 40 दिन का क्रेडिट कंपनीज देती हैं यूरोप के अंदर एक दूसरे को, और इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें भी या तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट आए जो हो, लेकिन अब ओपन अकाउंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनीज के दरमियान। तो पाकिस्तान को कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकता था। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आज वो एक्ट पास हुआ, तो अल्लाह ताला ने हमारी जो मेहनत थी उसको कबूल फरमाया। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि जब आप टीम का हिस्सा थे, इमरान खान के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने तो काम का स्टाइल देखा है। आज मैंने कल के प्रोग्राम में नहीं बताया कि मेरी इमरान खान साहब से बड़ी 2 मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर 2 मीटिंग्स हुई। ओवरऑल जो केसेस हैं उनके बारे में मैंने उनको भरपूर ताकत के साथ पाया, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, यानी वो लगे हुए हैं कि इस सिस्टम को ठीक करके रहना है। अब ये सिस्टम आप क्या समझते हैं, ये हर एक से दुश्मनी मोल के या हर एक को बैकफुट पे करके ठीक हो सकता है, या आपका नुक्ता नजर क्या है? नहीं, ये बेसिकली ये है कि पहली चीज़ आपको बताऊं, इसी व्यू में कि जो सिचुएशन हुई है आज तक इतनी डिसपॉइंटमेंट ओवरसीज की तरफ से नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ। यानी इस वक्त जो सिचुएशन है कि इस तरह की हमारी प्रोपोगेशन होगी, है राइट है, सही है, जो भी है डजेंट मैटर, लेकिन एज ए स्टेट, एज ए बशिंदे उस मुल्क के, कि हम एक जोक है, हमारी वो हसीयत नहीं रही जो आज से पहले थी। हमारे मॉरल्स के ऊपर खास तौर पे ब्लैक मार्किंग आ चुकी है। तो अब मैं तो हमेशा मेरी कोशिश थी कि हम ओवरसीज जो है वो अटैच हों अपने मुल्क के साथ, अपनी मदरलैंड के साथ, और कंट्रीब्यूट करें, और बगैर किसी इंटरेस्ट के करें। यानी हमें इस मुल्क ने पैदा किया, इस मुल्क के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, तो कुछ लैंड को भी वापस देना होता है। सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन हमें ये देती रहे,
तो ये मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले कुछ दे के जाना चाहिए। तो ये भी एक सदका जारिया होता है। तो अब जो आपने सवाल किया कि वहाँ पे जो सिचुएशन थी उसमें ये है कि हमारा एक ब्यूरोक्रेसी का एक अंदाज है फ्रॉम ईयर्स, ठीक है, फिर एस्टेब्लिशमेंट है, फिर पॉलिटिशियंस हैं, तो काफ़ी चीज़ें अनट्रेंड मैंने पाई। मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छे लोग, बड़े समझदार लोग भी थे, लेकिन अक्सर गाफल, जाहिल और फिर मुनाफिक भी। ये एक मुनाफिकों का बड़ा टोला मुझे नजर आता था एवरी डे, एवरीवेयर। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि शायद हमारे नसीब एज ए नेशन ख़राब है। लेकिन मैं कहता हूँ कि खुदा कभी भी जस्टिफाई, हमेशा जस्टिफाई करता है। तो ये हमारे अमाल का नतीजा है, और उन नताइज के रिजल्ट्स में हम भुगत रहे हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, तो चलते रहेंगे। तो फिर वही आपका जो पहला सवाल था, मैं उसी के ऊपर आता हूँ कि देखें, ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है इस मुल्क के लिए, और अदारों की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, पॉलिटिकल जो मशीनरी है उसका लिंक होना तमाम इंस्टीट्यूशनल मशीनरी के साथ। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो मुल्क को डैमेज करती हैं। चाहे कोई भी राइट हो या रॉन्ग हो, वो अलग इशू है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हिकमत से, यानी हिकमत को फॉलो करना है और वाइज डिसीजंस करनी है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई भाई हैं वहाँ पे। तो देखें, हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो मुसलमानों से नाराज़ होना ही नहीं चाहिए। हमारे दिलों के अंदर यानी एक कुफ्र पैदा हो रहा है, और ये बहुत यानी नेगेटिव साइंस हैं एज ए उम्मत, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी। हमारे प्यार, मोहब्बत, उल्फत, केयर, देखें, एक तरफ हम आशिक रसूल हैं सब, लेकिन क्या अमली तौर पे हम उस डायरेक्शन में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर आदमी को इस तरह ले लेते थे कि जैसे वो उनका अपना है, और इसीलिए आप रहमतुल आलमीन थे। यही उन्होंने प्रोग्राम हमें दिया कि हमने नाराज़गियों से बचना है, हमने लड़ाई झगड़ों से बचना है। और इसका एक घर में भी जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो 4 अफराद के अंदर, क्या वो उस घर के की डेवलपमेंट हो सकती है? तो हमारे मुल्क के अंदर तो सालों साल यही मसला है, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। बाहर के कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह, हमने अंदर अपने माज खोल लिए। तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हिस्ट्री लिखेगी कि इंतहाई नेगेटिव आए और पाकिस्तान रिवर्स गियर में गया। 70 ईयर से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इन्हीं मसाइल का शिकार है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह सब भाइयों को कोई हिकमत अता फरमाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हमारे मामलात आगे चलें, क्योंकि सफरिंग जो है वो गरीब आदमी की तरफ जा रही है, और हर गरीब शख्स हर उमरा की कब्रों के ऊपर खड़ा होकर शहादत देगा उस दिन। हर लीडर ये याद रखे, कोई भी हो, इंस्टीट्यूशनल हो या पॉलिटिकल हो, कि ये 220 मिलियन की जितनी सफरिंग्स हैं, ये सब रूहों की फार्म में हमारी कब्रों के ऊपर जो भी लीड करते हैं, जो भी फैसले कर रहे हैं, उनकी कब्रों के ऊपर आकर खड़े होंगे और ये शहादत देंगे अल्लाह के हजूर कि हमें जो सफरिंग्स आई थी या खुदाया इन अफराद के गलत फैसलों की वजह से आई। ये सारे मामले चलेंगे और लोग देखेंगे अपनी आंखों से कि जहाँ छोटे से छोटा मामला और बड़े से बड़ा मामला तोला जाएगा और मापा जाएगा और जस्टिस होगा। तो हमारा यकीन होना चाहिए अपने रब और रसूल के ऊपर। मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अपने दिलों को तब्दील करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, और सोचें कि हमारी ज़िंदगी 70 साल होगी, 80 साल होगी, 90 ईयर या 100 साल होगी। उसके बाद तो हमें कब्र में डालना ही डालना है, हमने कुछ स्पेस के ऊपर नहीं उठ जाना। वी आर हेयर। पहले हमने इस ज़मीन के अनाज खाए, इस ज़मीन में जो पैदा हुआ वो खाया, फिर ये मिट्टी ने खाना है। तो उसके खाने से पहले इतनी तो मुदाफ़ियत रखें कि आप, हमारा मुर्दा भी सलामत रहे और खुदा की रहमत हमारे ऊपर रहे, रसूल की हमदर्दी हमारे साथ हो। हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है एज ए मुसलमान। मैं आपको बताऊं, जो सिचुएशन मैं देखता हूँ, अपनी भी देखता हूँ, हम सब, यानी मैं ये नहीं कि हम सब कमज़ोर लोग हैं, लेकिन हमारे पास है क्या आप दिखाने को? तो ये चीज़ें हैं जो सोचनी चाहिए पूरी कौम को। अपनी कौम से मोहब्बत करें, प्यार करें, और इसकी इंटरेस्ट को ऊपर रखें हर लिहाज से। अपनी मिट्टी की इंटरेस्ट को, ये मदर लैंड है, इसने में पैदा किया हुआ है, जैसे माँ पैदा करती है, इस मिट्टी से हम निकले हैं, ये मदर लैंड है। इससे प्यार करते हुए कहीं
बर्दाश्त करें, कहीं दूसरे की सुने, कहीं सुनाएं। तो इस तरह एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होना चाहिए जो जहाँ जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ताकि मुल्क की स्टेबिलिटी हो। मार्च के स्टार्ट के ऊपर जब ये सिलसिला तरीके अदम एतमाद का शुरू हुआ, तो अजहर साहब उस वक्त ये मामला था कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए डिमांड सप्लाई कर्व के लिए इंटरवेंशन शुरू हो गई थी, लेकिन वो इंटरवेंशन उसी वक्त लागू हो सकती हैं जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये सबसे बड़ा वेरिएबल होता है किसी भी फ्री फ्लोटिंग करेंसीज के एनवायरनमेंट के अंदर। तो उससे फिर डॉलर ने भी अपनी प्रॉब्लम शुरू कर दी परवाज, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन आज भी वो चल रही है अनस्टेबिलिटी की। मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और इस वक्त हमें हर वो तरीका ढूंढना चाहिए मुल्क की इंटरेस्ट में, अपनी इंटरेस्ट में नहीं। और इसमें जो मेरी राय है वो यही है कि यहाँ नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, यहाँ पे सारी पार्टीज अपनी इलेक्शन की तैयारी करें, और टेक्नोक्रेट हों, एक्सपर्ट लोग हों। यकीन कीजिए कुछ लोगों के अलावा बहुत ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। इन्फ्लेशन का ही नहीं पता चलता हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को कि इन्फ्लेशन सिर्फ नॉर्मल नॉर्म्स और सप्लाई चेन कर्व के ऊपर नहीं है, इट्स मैन मेड एज वेल, और 400 फैक्टर्स हैं। और इसी तरह डॉलर जब फ्री फ्लोट कर दिया, करेंसी भी आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो व्हाट शुड बी द न्यू मेजर्स टू काउंटर कि हमने डिमांड सप्लाई कर्व को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारे इनिशिएटिव की सीरीज थी। एग्जीम बैंक एक मेरा इनिशिएटिव था, इसके अलावा 20 इनिशिएटिव्स थे, और वक्त के साथ इन इनिशिएटिव्स के अलावा कोई चॉइस ही नहीं होगी किसी गवर्नमेंट के पास के वो आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन लेकर आए। मैं ये गारंटी करता हूँ, और ये आप इस चीज़ को नोट रखें कि जो भी चीज़ आएगी वो उन्हीं इनिशिएटिव्स में से आएगी। लेकिन अनलकीली बदनसीबी कौम की, हम सब की, कि वो इनिशिएटिव्स मूव ही नहीं हो सके उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। अगर वो भी होते तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक गेयरिंग, और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने। ये डॉलर्स कहाँ से लेके आना है, कैसे फाइनेंशियल व्हीकल्स बनानी है नई, कैसे हमने रिवाइवल बॉन्ड्स बना देने हैं। हम सकूत के 60 साल से सकूत ही हमें याद है, इसके अलावा सकूत बॉन्ड के अलावा कोई और चीज दुनिया में नहीं पैदा हो सकती जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो खरीदार की भी। अभी तो हमारी इंटरेस्ट है कि हम बॉन्ड बेचना चाहते हैं, तो मैंने तो ऐसे टूल्स इनको इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए थे कि दूसरे की भी इंटरेस्ट हो, वो खुद कहे यार ये बॉन्ड मैंने खरीदना है। तो नहीं, इंशाल्लाह इस पे तफसीली गुफ्तगू जो है ना हम करेंगे। जो पीर वाले दिन सुबह प्रोग्राम हमारा चलेगा, इसमें बाकायदा प्रोग्राम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।